अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ ईशान अकरम एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल स्ट्रेस पैटर्न्स इन सिंपल वर्ड्स। बुनियादी तौर पर ये जो टॉपिक है मैंने पीटर रॉज की बुक से लिया है और स्ट्रेस पैटर्न्स के हवाले से काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि स्ट्रेस पैटर्न हमें समझा दें। तो जो पीटर रॉज है वो आपको स्ट्रेस पैटर्न सिंपल वर्ड्स का भी बताता है और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का भी बताता है। लेकिन अमूमन जो हमारे टीचर्स हज़रात हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा जिस पे फोकस किया जाता है वो स्ट्रेस पैटर्न इन सिंपल वर्ड्स पे किया जाता है। इसलिए मैंने इसको टॉपिक को थोड़ा-सा वाज़ेह करके आपके सामने बयान कर दिया। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को क्या कुछ दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा-सा सिर्फ़ एक स्मॉल सा आप लोगों को पोर्शन सिलेबल का बताऊँगा क्योंकि सिलेबल को अंडरस्टैंड किए बगैर आप लोग कभी भी स्ट्रेस पैटर्न को समझ नहीं सकते। मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो बनाई है और इसका मैं जो है यहाँ पे वो आई बटन भी दे दूँगा। अगर आपने सिलेबल स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा और उस वीडियो को नहीं देखा, तो प्लीज़ वो सिर्फ़ 10 से 12 मिनट की वीडियो है, पहले उसको देख लें। फिर वापस आके स्ट्रेस पैटर्न वाले इस लेक्चर को आपने देखना है क्योंकि अगेन आई रिपीट कि अगर आपने सिलेबस स्ट्रक्चर को नहीं स्टडी किया हुआ अच्छी तरह तो आप स्ट्रेस पैटर्न वाले स्ट्रक्चर को लेक्चर को आप अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हम इसमें की जो नेचर है उसको देखेंगे, कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस किसी वर्ड पर आती है और स्ट्रेस के लेवल्स कौन से हैं और सिंगल और टू सिलेबिक और थ्री सिलेबिक वर्ड्स में स्ट्रेस के जो रूल्स हैं कहाँ कहाँ प्लेस किए जाते हैं हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा-सा मुख्तसर बता रहा हूँ व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ सिलेबल। पहले से मैंने कह दिया कि आप लोग वीडियो देख लें लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मुख्तसर बताऊँगा। तो सिलेबल बुनियादी तौर पर हमारे एक वर्ड का एक हिस्सा होता है या फिर कभी-कभी एक वर्ड भी पूरा सिलेबल हो सकता है जैसे कि एक आई वर्ड है, तो वो पूरे का पूरा एक एक सिंगल सिलेबल भी है और उसके साथ-साथ एक वर्ड भी है। ठीक हो गया? अच्छा सिलेबल की सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इसमें एक वाउल साउंड ज़रूर होता है। कॉन्सोनेंट्स हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमारा ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बड़ी डिटेल में इस वीडियो में दिखाया हुआ है और जो कोई सिलेबस स्ट्रक्चर की वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसके अंदर हमारे पास 3 हिस्से बुनियादी तौर पर होते हैं। एक ऑनसेट होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक कोडा होता है। जो न्यूक्लियस है व्हिच इज़ अ वावल साउंड बुनियादी तौर पर, ठीक है? और जो हमारा न्यूक्लियस से पहले आने वाला कॉन्सोनेंट है, उसको हम ऑनसेट का नाम देते हैं और न्यूक्लियस के बाद आने वाले कॉन्सोनेंट को यानी वावल के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको हम कोडा का नाम देते हैं। ये मुख्तसर सा मैंने आप लोगों को सिलेबल की थोड़ी-सी तारीफ़ बतानी थी, थोड़ा-सा डिफ़ाइन करना था ताकि आप लोगों को कुछ न कुछ इसका आइडिया हो जाए अगर आप बहुत ही जल्दी में हैं और आप सिलेबस स्ट्रक्चर वाली वीडियो को नहीं देखना चाहते। इसी तरह हमारे पास 1 सिलेबिक हो सकते हैं, 2 सिलेबिक हो सकते हैं, 3 सिलेबिक हो सकते हैं, मल्टी सिलेबिक हो सकते हैं। चूँकि हम यहाँ इस वीडियो के अंदर 1, 2 और 3 सिलेबिक वर्ड्स को देखेंगे, तो आप लोग देख लें कि जैसे कि 1 सिलेबिक में कैट एक साउंड है, इसमें सिर्फ़ 1 वाउल साउंड आ रहा है। एक्सेप्ट में आपको 2 वाउल साउंड मिल रहे हैं और ये 2 सिलेबिक है और मल्टीनेशनल है, तो इसमें 3-4 आपको सिलेबल्स मिल जाएँगे। तो इन वर्ड्स को, इन सिलेबल्स को हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रेस के इन रूल्स के अंदर बड़े अच्छे और आसान तरीन सादा लफ्ज़ों में अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ स्ट्रेस? बुनियादी तौर पर रॉच इसको डिफाइन ये करता है कि इट्स एक्चुअली अ डिग्री ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी जो हम ताकत लगाते हैं ख़ास तौर पर जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो कोई वाउल को प्रोड्यूस कर रहा है या सिलेबल को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी मैं जब बोल रहा हूँ आपके सामने तो इसके अंदर जो मैं बोलने में जो मैं फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ उनमें से एक डिग्री है जिसको हम स्ट्रेस का नाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके जो ये जो डिग्री हम यूज़ करते हैं, ये हम अगर आइसोलेशन में एक वर्ड को बोल रहे हूँ, तो हम वर्ड के किसी एक सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। अगर मैं ये कहूँ डिज़र्ट या फिर मैं ये कहूँ डेज़र्ट, तो आपने सुना होगा इन 2 वर्ड्स को कि डिज़र्ट के अंदर मैंने दूसरा सिलेबल यानी ज़ वाले पे ज़्यादा ज़ोर दिया है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ डेज़र्ट, तो मैंने फर्स्ट सिलेबल यानी कि डे वाले पे ज़्यादा फ़ोर्स यूज़ की है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ अ स्ट्रेस, बट डेफ़िनिटली हम इसको बहुत डिटेल में बड़ी ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर जिस बंदे ने भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, तो वो स्ट्रेस के हवाले से कभी लाइफ़ में उसको परेशानी नहीं होने लगी कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ दैट। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है कि स्ट्रेस के अंदर 2 पर्सपेक्टिव से हम स्ट्रेस को जज कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव है प्रोडक्शन का और दूसरा पर्सपेक्टिव है परसेप्शन का। अच्छा, प्रोडक्शन से मुराद कि जो बंदा बोल रहा है, ठीक है? वो उसको कैसे प्रोड्यूस करेगा और वो जब बोलते हुए कौन से सिलेबल पे किस तरह ज़ोर डालता है और उसको किस तरह प्रोमिनेंट करता है, ठीक है?
एक्सक्यूज मी। और जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो परसेप्शन से मुराद है कि जब आप सुन रहे हैं मुझे, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, तो मैंने जो बोला तो वो मेरी प्रोडक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। और जो आपने सुनकर समझा कि कहाँ पे स्ट्रेस आ रही है, ये परसेप्शन है। तो स्ट्रेस को हम प्रोडक्शन और परसेप्शन, इन दोनों पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं। अच्छा, पीटर रॉज जो है वो जो है कहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेस का, उसको वो नाम देता है प्रोमिनेंस का। यानी कि जो हमारी स्ट्रेस है, अगर वो एक वर्ड में आ रही है या सेंटेंस के अंदर किसी एक वर्ड में आ रही है या वर्ड के किसी एक सिलेबल में आ रही है, तो उसका जो एलिमेंट है ना वो है प्रोमिनेंस का। यानी कि द सिलेबल विच विल बी मोर प्रोमिनेंट। अच्छा, वो कैसे प्रोमिनेंट होगा इस पर हम बात करेंगे कि वो कैसे कैसे तरीकों से प्रोमिनेंट हो सकता है। तो वर्ड के अंदर एक सिलेबल कैसे प्रोमिनेंट होगा, या फिर एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड जो है वो कैसे प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपके सामने बोला कि एक सेंटेंस में एक वर्ड कैसे प्रोमिनेंट हो जाता है, तो मैंने ये वर्ड को प्रोमिनेंट करके बोला और आपने सुना और आपको समझ आई, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट ऑफ प्रोमिनेंस है ना, यही सब कुछ है। अगर आप किसी वर्ड के किसी एक सिलेबल को ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से पेश कर रहे हैं, वो ज्यादा प्रोमिनेंट कैसे करेंगे उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बट अगर आप उसको प्रोमिनेंस दे रहे हैं तो बुनियादी तौर पर आप उसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जो प्रोडक्शन है वो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्पीकर की मस्कुलर एनर्जी, यानी कि व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो आप जो मस्कुलर एनर्जी यूज कर रहे हैं जो बोलते वक्त, तो वो आपकी प्रोडक्शन आ जाती है स्ट्रेस के अंदर। जबकि हम परसेप्शन की बात करें तो लिसनर कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उस प्रोमिनेंस को सुनता है, और सुनते वक्त उसको महसूस होता है कि यार इसने कौन से वर्ड सेंटेंस में या फिर वर्ड के अंदर कौन से सिलेबल पर इसको इसने स्ट्रेस दी है। जब वो परसीव करता है, सुनता है, परसेप्शन इसको हम कहते हैं। फैक्टर्स, अब हमने बात करनी है उन फैक्टर्स को। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि वो प्रोमिनेंट बनाता है, तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से कोई एक सिलेबल जो होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। उसमें सबसे हाँ, एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस सिलेबल्स आर मोर प्रोमिनेंट देन अनस्ट्रेस सिलेबल। यानी सादा सी बात है लेकिन याद करने वाली बात है कि आपके जो अनस्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं वो उनसे ज्यादा जो स्ट्रेस सिलेबल होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक हो गया जी। पहला फैक्टर लाउडनेस। जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर सिलेबल को ज्यादा लाउड तरीके से बोलेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेस का एलिमेंट आ सकता है। खास तौर पर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पेश किया जाए कि फर्ज करें आपके सामने ये जो चार सिलेबल नजर आ रहे हैं, सब जो हैं वो एक जैसे आइडेंटिकल हैं, लेकिन अगर आप इसमें से किसी एक को थोड़ा लाउड करके बोल दें तो वो लाउडनेस वाला फैक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो वाला पर्टिकुलर सिलेबल जो होगा वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा। मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं इनको तकरीबन सबको एक जैसा बोलने की कोशिश करूंगा सिवाय एक को जिसको मैं ज्यादा लाउड बोलूंगा। अगर मैं यूं कहता हूँ बा 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 बा, तो ये मैंने एक को जो है लाउड करके बोला, ठीक है। भले हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिंग ना हो सकी हो, आप खुद बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। यानी कि मैंने इसको लेंथ ही नहीं किया, लेंथ एक जैसी थी, सिर्फ एक को मैंने ज्यादा ऊंचा बोलने की कोशिश की, ठीक है। तो जब आप किसी एक को जरा हट के बोलते हैं, जरा लाउड करके बोलते हैं, तो इसके अंदर जो है स्ट्रेस आ जाती है। इसी तरह लेंथ का एलिमेंट भी आ जाता है। अब सेम यही चीज को अगर हम यूं करके बोलते हैं बा 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 बा, ऐसे करके, अब एक को मैंने लेंथ ही किया, हो सकता है सुनने में आप लोगों को लाउडनेस और लेंथ का तरीका मेरा एक जैसा लगा हो, बट फैक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू डू इज कि मैं इनमें से एक को लाउड करना चाहता था उसकी लेंथ बराबर करके, ठीक है। और इनमें से इनकी जो लाउडनेस है वो बराबर है, बट उसकी जो लेंथ थी वह मैंने उसको थोड़ा लंबा करके पेश किया। तो मकसद आपको समझाना है कि जब हम किसी भी साउंड को, अच्छा याद रहे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक एलिमेंट काफी नहीं होता, एक फैक्टर काफी नहीं होता। यानी आप ये कहें कि जी हर जहां पर भी लाउडनेस होगी तो वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस बात को ज़हन में रखना है कि फोनेटिक्स यानी कि जो प्रोडक्शन की स्टडी है हमारी, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर आप लोगों को
जो है ना ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक फैक्टर जो है वो वाज़े तौर पर हमारे सामने आ गया है तो लाज़मी ये है कि उसमें उसमें फिर और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व्ड होते हैं, याद रहे। और फैक्टर्स भी, यानी अभी हम 4 फैक्टर्स का तज़किरा करने लगे हैं। तो इसके अंदर एन मुमकिन है कि एक सिलेबल के ऊपर जो हम स्ट्रेस दी है वो एन मुमकिन है कि वो एक से ज़ायद फैक्टर्स की वजह से हमने दी हो। अच्छा, इसके अलावा पिच है, ठीक है, यानी कि जो वॉइस्ड सिलेबल होते हैं ना, ख़ास तौर पर हम वॉइस्ड सिलेबल की बात हो रही है, ठीक है। वॉइस्ड जो है उनकी पिच जो होती है वो ज़रा ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम देखें कि पिच के अंदर क्या होता है और ये कैसे फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, तो याद रहे कि कभी भी अगर किसी एक सिलेबल की दूसरे सिलेबल के साथ उसकी पिच जो है वो हाई हो जाती है, यानी वेरिएशन आ जाती है। आप एक ही पिच से बात कर रहे हैं, एक ही पिच से, यानी फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं तो उसके पहले सिलेबल को, दूसरे सिलेबल को, तीसरे सिलेबल को एक ही पिच से बात कर रहे हैं, लेकिन चौथे सिलेबल में आपकी पिच जो है वो या हाई हो जाती है या फिर लो हो जाती है। तो वहां जो आपने हाई और लो किया, यानी आपने वेरी किया फ्रॉम द अदर सिलेबल्स। अदर सिलेबल की पिच भले सबकी हाई थी या भले सबकी लो थी, आपने चौथे सिलेबल में वेरी किया उस पिछली जो आपकी पिच की रूटीन आ रही थी, तो वहाँ चांसेस आर देयर, डेफिनेटली एक फैक्टर होता है कि जिससे आपका सिलेबल जो होता है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाता है, और प्रोमिनेंट होने की वजह से देयर इज ए ह्यूज चांस कि उसको हम स्ट्रेस सिलेबल्स मान लेंगे। ठीक हो गया। जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूँ कि राइजिंग और फॉलिंग जो होती है ना, ये हम हमारी राइजिंग और फॉलिंग यानी चेंज करना, जो पिच की मूवमेंट होती है उसकी वजह से भी जो सिलेबल होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस का एलिमेंट आ सकता है। इसके बाद क्वालिटी से मुराद ये है कि जो आपका वाउल है उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, या सिलेबल की क्वालिटी क्या है। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें कि एक वाउल जो है वो आप आ पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अगर मैं पढ़ता हूँ बा बी बा, या मैं यूं करके पढ़ देता हूँ कि बा बी, अब ये लास्ट जो आपको सुनाई दिया, या फिर बा बा बा, तो आपको जो बी वाला सुनाई दिया है ना, दैट वाज अ डिफरेंट वन। तो वाउल की क्वालिटी डिफरेंट हुई, वाउल की जो साउंड डिफरेंट हो, यानी एक डिफरेंट वाउल आ गया, तो फिर वहां पर भी वो स्ट्रेस बन जाएगा। याद रहे कि ये जो आपको मैं सुनाई सारे करके दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है। बाय द वे पीटर रॉच ने भी हमें समझाने के लिए इसी तरह की एग्जांपल्स दी हैं, और ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कि किस तरीके से कोई कहीं पर ये जो फैक्टर्स होते हैं ये किस तरीके से स्ट्रेस के ऊपर या प्रोमिनेंस के ऊपर अपना असर डालते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं, टू मेक सम पर्टिकुलर सिलेबल्स मोर स्ट्रेस्ड। अच्छा जी। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं सिलेबल प्रोमिनेंस के, कि वीक स्ट्रॉन्ग। अमूमन जो वीक सिलेबल्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आती, स्ट्रॉन्ग वाउल्स जो होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो लॉन्गर वाउल्स होते हैं विच आर कंसिडर्ड मोर स्ट्रॉन्ग, तो लॉन्ग वाउल्स के ज़्यादा चांस होते हैं। बट याद रहे कि अभी हम जबकि रूल पढ़ने जा रहे हैं तो रूल्स के अंदर ये बात 100% दुरुस्त नहीं हो सकती कि जहाँ भी लॉन्ग आएगा तो वो स्ट्रेस्ड होगा। उसमें फिर और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस पैटर्न बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही एक डिफिकल्ट किस्म का टॉपिक है। तो यहाँ पे चूंकि ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि देयर आर यू नो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स इन दिस वर्ल्ड, तो हम इतने छोटे से चंद रूल्स के साथ तमाम वर्ड्स को गवर्न नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे रूल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो हमारे मेजॉरिटी इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उन तमाम वर्ड्स के ऊपर अप्लाई होंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। लेवल ऑफ स्ट्रेस में हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रेस से मुराद ये है कि सबसे जो ज़्यादा स्ट्रेस्ड से लेवल होगा, और इसकी एक निशानी ये होती है कि ये जो आप लोगों को ऊपर येलो सा एक मार्क नज़र आ रहा है, इस मार्क को ये ऊपर लगा हुआ होगा। अगर ये प्राइमरी स्ट्रेस ना हो और सेकेंडरी हो तो फिर ये शुरू में नीचे करके लगा होता है। तो आपको ये जो राउंड अराउंड में जो राउंड वाला जो सिलेबल है ये आपको प्राइमरी स्ट्रेस दिखा रहा है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि एक वर्ड में प्राइमरी स्ट्रेस भी हो सकती है और इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रेस भी हो सकती है। बट डेफिनेटली जो है आपको पढ़ना पड़ेगा और बोलकर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसमें से प्राइमरी स्ट्रेस कौन सी है और सेकेंडरी स्ट्रेस कौन सी है।
अच्छा जी, सेकेंडरी स्ट्रेस जो होते हैं इसके अंदर ये प्राइमरी से थोड़ी वीकर होती है। यानी कि ये भी आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस होती है, बट इट इज़ वीकर देन द प्राइमरी स्ट्रेस। जैसा कि हम अगर इस वर्ड को पढ़ें, फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, इसको हम लोग शायद कुछ और तरीके से पढ़ते हैं, जो हम पाकिस्तानी स्पीकर्स या इंडियन स्पीकर्स हैं वो उसको किसी और तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बट द फैक्चुअल जो नेटिव प्रोनाउंसिएशन है वो फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक। तो आप खुद सुन के भी आपको अंदाजा होगा कि ग्राफिक पे आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपका जो सिलेबल है वो आपका ये है, जो लाउडनेस की वजह से भी और पिच की वजह से भी ज़्यादा जो है वो दिस वन है। तो इसलिए आपको इसका स्ट्रेस का जो मार्क है वो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि सेकेंडरी जो मार्क है आपको ये देखें, जो पहले वाला सिलेबल है इससे यहाँ पे ये नीचे आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से हम इसको सेकेंडरी स्ट्रेस का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास अनस्ट्रेस्ड आते हैं, यानी दो लेवल जब हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो फिर हमारे पास रह जाता है अनस्ट्रेस्ड, या फिर हम इसको जीरो स्ट्रेस भी दे सकते हैं। तो अगर आप ये वर्ड देखें फोटोग्राफिक, तो इसके अंदर फ जो है इसके शुरू पहले आपको जो स्ट्रेस मिल रही है ये सेकेंडरी स्ट्रेस की निशानी है, और जो ग्राफिक से शुरू में आपको मिल रही है ये आपकी प्राइमरी स्ट्रेस की निशानी है। और ये जो आपको ग्रीन बैकग्राउंड में रेड लिखा हुआ नजर आ रहा है था, यानी कि दूसरा सिलेबल जो है ये अनस्ट्रेस्ड है, इसके ऊपर कोई स्ट्रेस मार्क आपको नहीं, ना तो ये प्राइमरी है ना ही ये सेकेंडरी है। तो ऑफ कोर्स जब आपके पास 3 सिलेबल्स होंगे ना एक वर्ड में, तो आप कह सकते हैं कि उनमें से एक पर तो प्राइमरी आएगी ही आएगी, और डेफिनेटली आपके पास अनस्ट्रेस्ड भी मौजूद होगा और सेकेंडरी स्ट्रेस भी मौजूद हो सकती है। तो अगर आपके पास 2 सिलेबिक है तो प्राइमरी स्ट्रेस एक वर्ड एक सिलेबल पे आएगी, और दूसरा जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड हो सकता है या प्राइमरी सिलेबल हो सकता है, बट डेफिनेटली इट वेरीज फ्रॉम वर्ड टू वर्ड। कहने का मकसद क्या था? कहने का मकसद ये था कि आप लोगों के जो लेवल्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं उनमें बुनियादी तौर पर 2 ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे स्ट्रेस होती है। एक में स्ट्रांग होती है जो कि प्राइमरी कहलाएगा, एक में वीक होती है यानी प्राइमरी से, वो आपका सेकेंडरी कहलाएगा। अगर हम एक वर्ड को देखें और इसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स को पहचानने की कोशिश करें, तो आपको ये देखेंगे फोटोग्राफिक, तो ये पहले वाला आपका क्या है जी? सेकेंडरी स्ट्रेस। दूसरे वाला क्या है जी? अनस्ट्रेस्ड। और तीसरे वाला क्या है? प्राइमरी स्ट्रेस। आगे बढ़ने से पहले मुख्तसरन आपको बता दूं, वीडियो वैसे लंबी हो रही है। मैं आईएलटीएस, पीटीई, ऑनलाइन एफपीएससी लेक्चर, स्पोकन इंग्लिश और सीएसएस की कंपोजिशन पढ़ाता हूं। अगर पढ़नी हो तो मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू। प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस की बात होती है। प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस से मुराद ये है कि हम अब रूल्स की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हम स्ट्रेस को लगा सकते हैं, ठीक है? और उसके क्या रूल्स हैं, या एवी बस खुद से ही कहीं पे किसी वर्ड को स्ट्रेस लगा दें, तो ऐसा नहीं है जनाब। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ चीज़ें मालूम करनी पड़ती हैं, और उसके बाद हम जनाब स्ट्रेस लगाते हैं किसी एक सिलेबल पर। उसमें सबसे पहली हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या वो एक सिंपल वर्ड है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है, या फिर वो एक कंपाउंड वर्ड है। क्योंकि सिंपल वर्ड्स का स्ट्रेस पैटर्न डिफरेंट होता है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, और इसी तरह कंपाउंड वर्ड्स का भी स्ट्रेस पैटर्न जो होता है, उसके जो रूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। हमारा फोकस डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर सिंपल वर्ड्स के ऊपर है, तो हम बहरहाल सिंपल वर्ड्स की ही एग्जांपल देंगे। बट कोई भी शख्स जब वर्ड को उसको कहा जाए कि सिलेबल इसकी किस सिलेबल पर आपने स्ट्रेस लगानी है, तो फिर उसको, अगर उसको नॉलेज है, तो फिर वो पहले ये देखेगा कि क्या ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, और फिर उस हिसाब से उन रूल्स को देखेगा कि ये चूंकि सिंपल है तो फिर मुझे वो वाले रूल्स अप्लाई करने हैं कि जो सिंपल वर्ड्स के रूल्स होते हैं। इसी तरह हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वर्ड एक ग्रामेटिकल कैटेगरी कौन सी है इसकी। याद रहे जो अब हम अभी पढ़ने लगे हैं आगे अगली स्लाइड्स के अंदर, कि अगर एक नाउन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसके रूल्स डिफरेंट होंगे, वर्ब होगा तो उसके रूल्स डिफरेंट होंगे, एडजेक्टिव होगा तो उसके रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ग्रामेटिकल कैटेगरी का मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस लगानी है। इसी तरह एक वर्ड के सिलेबल कितने हैं? अगर वो मोनोसिलेबिक है तो डेफिनेटली, यानी कि एक सिलेबल है, तो फिर तो उसका स्ट्रेस वाला चक्कर ही नहीं है। अगर टू सिलेबिक है तो फिर उसके रूल्स डिफरेंट हैं, और थ्री सिलेबिक है तो उसके रूल्स डिफरेंट हैं। दैट इज एक्चुअली द कंफ्यूजन। यही तो इसकी कम्प्लेक्सिटी है स्ट्रेस वाले सब्जेक्ट की या टॉपिक की, कि जहाँ पे हमें इतने सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है।
इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनका फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, और फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हमें फिर जो है जो उनकी सिलेबल्स की बाउंड्रीज हैं उनको देखना पड़ेगा। फिर हमें सिलेबल का जो स्ट्रक्चर है वो देखना पड़ेगा, और डिफरेंट फोनोलॉजिकल जो फैक्टर्स आते हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। सो ऑल दीज आर फोर पर्टिकुलर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो हमें मालूम होनी चाहिए कबल इसके कि हम जाके किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस लगा दें। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब सिंगल सिलेबल वर्ड्स के ऊपर। इस सिंगल सिलेबल वर्ड की इंफॉर्मेशन देने से पहले एक बहुत ही अहम बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। एक होती है वर्ड स्ट्रेस और एक होती है सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड पे स्ट्रेस। अगर हम वर्ड स्ट्रेस की बात कर रहे हो तो उसका मतलब ये होगा कि यानी कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक 5 वर्ड्स पड़े हैं और एक वर्ड लिस्ट है और आपको कहा जाए कि इनको प्रोनाउंस करें, तो फिर ये होगा कि हर वर्ड में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर वही जो पिछली हमने बात की कि टू सिलेबिक है, कौन सी कैटेगरी है, नाउन है, प्रोनाउन है, और उसमें किसी ए वर्ड के किसी एक सिलेबल को आप स्ट्रेस करेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर ये एक सेंटेंस है और आपको कहा जाए कि सेंटेंस को पढ़ें और प्रॉपर जो इसकी स्ट्रेस पैटर्न को देखें, तो फिर आपका ज़्यादा फोकस ये होगा कि एक सेंटेंस के अंदर कौन से वाले वर्ड पे मैंने स्ट्रेस करना है। तो इसलिए जो अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं सिंगल सिलेबिक वर्ड्स की या टू सिलेबिक वर्ड्स की या थ्री सिलेबिक वर्ड्स की, तो ये याद रहे आप लोगों को कि हम वर्ड स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। यानी कि उन वर्ड्स को जब आइसोलेशन में हम पढ़ेंगे तो फिर हम उनके ऊपर स्ट्रेस पैटर्न कैसा लगाएंगे, उनके ऊपर कौन से रूल्स होंगे। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रेस की बात बहरहाल नहीं हो रही, क्योंकि सेंटेंस में जब एक वर्ड बोला जाता है तो वो आइसोलेशन में नहीं बोला जा रहा, बल्कि और 4-5 वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। और वहाँ पे अमूमन जब हम बोल रहे होते हैं सेंटेंसेस तो हम वर्ड्स को फोकस करते हैं, ना कि वर्ड्स के अंदर मौजूद सिलेबल को। इसका ये मतलब नहीं है कि उस वर्ड को बोलते वक्त आप सिलेबल स्ट्रक्चर को बिल्कुल ही भूल जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ वर्ड्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वर्ड स्ट्रेस हियर, यू मस्ट नो अबाउट इट। अच्छा जी, सिंगल जो सिलेबल होते हैं ऑफ कोर्स इनका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, यानी एक सिलेबल वाले इफ़ दे आर प्रोनाउंस्ड इन आइसोलेशन दे आर सेड विद प्राइमरी स्ट्रेस। अगर उनको आइसोलेशन में आप कहेंगे तो वो प्राइमरी स्ट्रेस में ही कहेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ आय, तो मैं जब आय बोल रहा हूँ तो मैं उसको प्राइमरी स्ट्रेस को सिंगल सिलेबल को मैं स्ट्रेस के साथ, इसी तरह अगर मैं बोल रहा हूँ ट्राई फ्राई, तो मैं बाकायदा प्राइमरी स्ट्रेस देकर इनको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सिंगल चूंकि सिलेबल है तो यहाँ पर ये चक्कर भी नहीं है कि जी कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस आएगी। यहाँ पे चूंकि है ही सिलेबल एक, तो स्ट्रेस तो उस अगर आनी है तो एक पर ही आनी है, ठीक हो गया। इन अ सेंटेंस सच मोनोसिलेबिक वर्ड्स आर ईदर स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड। और ख़ास तौर पर जब सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं तो फिर मोनोसिलेबिक ख़ास तौर पे वर्ड्स, अभी हम सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा मजीद भी समझ लें कि अगर आपके सेंटेंस में मोनोसिलेबिक यानी कि सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स आएंगे तो फिर कभी ये स्ट्रेस्ड होंगे, कभी ये स्ट्रेस्ड नहीं होंगे। बात की समझ आ गई? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक सिलेबल वाला वर्ड है गुड, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक सिलेबल मिलेगा और ये स्ट्रेस्ड होगा। इसी तरह बाइट है, तो अगर आप इसको आइसोलेशन में बोल रहे हैं तो आप प्राइमरी स्ट्रेस के साथ बोल रहे हैं, बट सेंटेंस में बोलेंगे तो लाजमी नहीं है कि इनके ऊपर स्ट्रेस हो सकता है स्ट्रेस हो सकता है ना हो, क्योंकि आप जब सेंटेंस में बोल रहे होते हैं यू जस्ट वांट टू मेक सम ऑफ द वर्ड्स प्रोमिनेंट, सम ऑफ द वर्ड्स लेस प्रोमिनेंट। अब आते हैं जनाब असल अखाड़े के ऊपर, जो कि है टू सिलेबिक वर्ड्स। और यहाँ पे रूल्स मैं देख रहा हूँ कि 24 मिनट हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन से अजीम लोग हैं जो अभी भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग यूट्यूब से स्ट्रेस के पैटर्न को मैंने वीडियोस देखी, लोगों ने 10-10 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर लिया, बट अब तक अगर आप देख रहे हैं तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जनाब यू आर दैट ग्रेट पर्सन जो अभी तक इतने इंटरेस्टेड होकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो टू सिलेबिक वर्ड्स के स्ट्रेस में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इन द केस ऑफ सिंपल टू सिलेबल वर्ड्स ईदर द फर्स्ट और द सेकंड वर्ड विल बी स्ट्रेस्ड, नॉट बोथ। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आपका अगर टू सिलेबल वाला वर्ड होगा तो दोनों स्ट्रेस्ड नहीं हो सकते, उनमें से एक स्ट्रेस्ड होगा। ये जो हम सेकेंडरी की बात करते हैं और जो हम प्राइमरी की बात करते हैं, अमूमन ये थ्री सिलेबिक वर्ड्स या थ्री से ज़्यादा के अंदर हमें देखने को मिलती है। टू सिलेबिक वर्ड्स में हमारा एक ही जो ज़्यादा फोकस होता है वो प्राइमरी स्ट्रेस के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम लोग टू सिलेबिक वर्ड्स वर्ब्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप ऐसे ही सिर्फ टू सिलेबिक वर्ड्स की बात नहीं करेंगे। आप ये भी देख रहे हैं कि ये टू सिलेबिक है, थ्री सिलेबिक नहीं है, वन सिलेबिक नहीं है। आप ये भी देख रहे हैं कि ये वर्ब्स हैं, नाउन्स नहीं है।
सो यू आर गोइंग टू सी द ग्रामेटिकल कैटेगरी एंड प्लस ऑफ कोर्स हम सिंपल वर्ब्स की बात कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर पहला रूल क्या कहता है, यानी कि पहला रूल चले इसको समझ लें, तो दूसरा रूल क्या ये कहता है कि इफ द फाइनल सिलेबल इज वीक। अब मैं आपको मैं समझ सकता हूँ कि आप थक के बैठे होंगे, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बड़ी तवज्जो से आपने ये रूल्स को पढ़ना है या सुनना है मेरे से। इफ द फाइनल सिलेबल इज वीक देन द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। ठीक है, वीक सिलेबल से मुराद अमूमन ये होता है कि आपका जो शॉर्ट वाउल, और मैंने लॉन्ग और शॉर्ट वाउल की वीडियो बना दी है, और अगर मुझे याद रहा तो मैं आई बटन दे दूंगा, अदरवाइज आप वीडियो देख सकते हैं मेरे जो है चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने शॉर्ट वाउल और लॉन्ग वाउल्स की बात की हुई है। अमूमन जो आपके शॉर्ट वाउल्स होते हैं, स्पेशली जो श्योर साउंड होता है, स्पेशली श्योर साउंड की अगर हम बात करें या ए साउंड की बात करें, ठीक है, तो ये जो जिसको जो श्योर साउंड कहते हैं, जो अ साउंड होता है, उल्टा ई की तरह लिखा होता है, ठीक है ना, अमूमन जब ये तो आएगा ना, तो श्योर साउंड वाला जो सिलेबल है वो आपका स्ट्रेस नहीं हो सकता। ये बात जहन में रख ले, बड़ी आसान बात है। इसी तरह वीक सिलेबल वो भी होते हैं जिसके अंदर सिलेबिक कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, जो सिलेबिक कॉन्सोनेंट के हवाले से अभी मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकूंगा, अगर आप देखना चाहें तो जो है गूगल से भी जाके देख सकते हैं। तो वीक सिलेबल जो होगा अगर आपका फाइनल, तो फिर फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। ठीक होगा, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी, सो दिस इज एंटर। आप देख सकते हैं कि इसका जो दूसरा सिलेबल है था, यानी जिसके अंदर आपको श्योर साउंड मिल रहा है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये दूसरा सिलेबल में अगर श्योर साउंड होगा, तो श्योर साउंड के ऊपर श्योर साउंड वाला सिलेबल कभी स्ट्रेच हो नहीं सकता। तो एक तो ये है। इसके अलावा ये भी अगर हम देखें ओपन, तो ओपन में जो फन जो है, ये वाला जो सिलेबल है हमारा दूसरा सिलेबल, ये वीक है, ठीक है ना। तो चूंकि ये सेकंड वीक है, तो फिर स्ट्रेस फर्स्ट पे आ जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अमूमन आप ये भी देखेंगे थ्री सिलेबिक वर्ड्स में कि ये जो ए साउंड है, ये अ साउंड है, इस पर स्ट्रेस प्राइमरी नहीं आती, क्योंकि ये भी वीकर के अंदर आ जाते हैं, वीकर जो सिलेबल होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल, A final syllable is also unstressed if it contains o। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको ये बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले ही मैंने इस चीज के बारे में तस्करा किया कि आपका जो औ डिफ्थोंग है, ये वीकर सिलेबल में आता है, यानी यहाँ पे तो इसको स्ट्रेस हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस और क्यों नहीं दे रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेस, इस बात को समझें। इसलिए यहाँ पे इसको स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो आखिरी सिलेबल है वो वीक आ गया, यानी श्योर वाला आ गया। लिहाजा यहाँ पे हमें रूल हमारा ये कहता है कि टू सिलेबिक वर्ड में आखिरी सिलेबल अगर आपका वीक हो जाए, तो फिर आपका फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपका आखिरी सिलेबल में अगर औ डिफ्थोंग आ जाए, जो कि नो गो वगैरह में होता है, तो फिर आपका जो फर्स्ट सिलेबल होगा स्ट्रेस होगा। जैसे कि फॉलो, तो आपका औ साउंड आखिर पे आ रहा है, तो आपका ये फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस होगा। इसी तरह अगर इफ द फाइनल सिलेबल इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डिफ्थोंग मौजूद है एक्सेप्ट औ के, यानी औ नहीं, औ के अलावा कोई डिफ्थोंग है, कि मैं पहले बता दिया कि औ जो है वो वीकर सिलेबस में कंसिडर किया जाता है। या फिर कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो, याद रहे कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर वाला जो सिलेबल होता है वो स्ट्रांग होता है, यानी कॉन्सोनेंट क्लस्टर से मुराद जहां पे दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स होते हैं, देन दैट फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। ठीक हो गया जी, यानी कि आपका फाइनल सिलेबल अगर स्ट्रांग होगा, यहां पर क्या जिक्र हो गया था इनमें कि फाइनल सिलेबल पे अगर वीक है तो फिर फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेबल स्ट्रांग है, तो अब हम मिसाल देते हैं अप्लाई। अब बहुत सारे लोग जो खुद से सिलेबल डिवीजन करना चाहते होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अप और लाए इन दो को कर देते हैं सिलेबल स्ट्रक्चर के तौर पर। हालांकि ये सिलेबल की स्ट्रक्चर की जो डिवीजन है ये गलत है। ये बुनियादी तौर पर जो अ है ये पहला सिलेबल है, वो फ्लाई ये दूसरा सिलेबल है। तो अप्लाई इसलिए ये स्ट्रांग है, इसके अंदर दोनों रीजंस हैं, यानी एक तो ये एक डिफ्थोंग है औ के अलावा, तो डिफ्थोंग जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और कॉन्सोनेंट क्लस्टर भी है, यानी फ और ला साउंड इकट्ठे आ रहे हैं। तो दोनों सूरतों में आपका जो दूसरा सिलेबल है इट इज अ स्ट्रॉन्गर वन, इसलिए हम स्ट्रेस इसके ऊपर दे रहे हैं। इसी तरह अट्रैक्ट, और बहुत सारे लोग इसको अगेन इसको अट और रैक्ट कर देते हैं, तो वो भी बात नहीं है। ये अ अलग सिलेबल है जो कि वीकर आ गया आपका फर्स्ट सिलेबल, और फाइनल सिलेबल है ट्रैक्ट, और इसके अंदर चूंकि कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल होगा, तो इसलिए हमारी जो स्ट्रेस है वो हमारा ट्रैक्ट के ऊपर होगा। और इसके अलावा रोटेट। आगे बढ़ते हैं।
अगला रूल ये कहता है कि टू सिलेबल सिंपल इजेक्टिव्स, पहले हम वर्ब्स की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं इजेक्टिव्स की, कि टू सिलेबल सिंपल इजेक्टिव्स आर स्ट्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स। यानी कि जो हम अभी डिस्कस करते आए हैं इन्हीं रूल्स के ऊपर, यानी अगर आपको टू सिलेबिक वर्ड्स के वर्ब्स के रूल्स याद हो गए हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अब इजेक्टिव्स के भी टू सिलेबल वर्ड्स के रूल आपको आ गए। तो अगर हम बात करें लवली, इवन एंड डिवाइन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं एक एक वर्ड को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, आपने खुद ये एनालाइज करना है कि सिलेबल वाला जो है वो रूल्स कैसे इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके बाद आता है 6 जी, अब आ जाते हैं नाउन्स। चूंकि एडजेक्टिव सारे सेम रूल्स हैं तो नाउन्स के ऊपर आ जाते हैं। नाउन रिक्वायर्स अ डिफरेंट रूल, यहाँ पे एक मुख्तलिफ आपको रूल मिलेगा। स्ट्रेस विल फॉल ऑन द फर्स्ट सिलेबल अनलेस द फर्स्ट सिलेबल इज वीक। अगर तो फर्स्ट सिलेबल वीक है फिर गड़बड़ है, लेकिन अदरवाइज नाउन जो होते हैं टू सिलेबिक उनका ज्यादा रुझान, उनकी ज्यादा टेंडेंसी जो होती है वो फर्स्ट सिलेबल पे होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखते हैं जी मनी। ठीक है, अब आप देखें तो आपका जो सिलेबल है बुनियादी तौर पर देखा तो जाए तो दोनों ही वीकर हैं इनफैक्ट। वैसे कट साउंड इज अ स्ट्रॉन्गर बिट स्ट्रॉन्गर। देखें कट साउंड जिसको हम, ये कट उल्टा वी है, और मैंने आपको पहले कहा है कि मेरी जो है ना सिंबल्स को पहले आपने, अगर आपको सिंबल्स नहीं आते तो आप स्ट्रेस पैटर्न का टॉपिक तो कभी सीख नहीं सकते ना, क्योंकि सारे यहाँ पे सिंबल ही डिस्कस हो रहे हैं। तो मैंने ऑल 44 साउंड्स के साउंड्स जो हैं और कॉन्स्टेंट्स का टेबल है वो सारा डिस्कस किया हुआ है, तो उनको आप अच्छी तरह सीखें। तो मनी के अंदर आपका फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आ रही है, प्रोडक्ट के ऊपर आपकी फर्स्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस आ रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बंदा मुझसे ये कह सकता है कि जनाब यहाँ पे जो है सेकंड सिलेबल में ख ठ आ रहा है कॉन्स्टेंट क्लस्टर एंड विच इज स्ट्रॉन्गर वन, तो फिर स्ट्रॉन्ग पे क्यों नहीं आई? तो जनाब फ्रॉ, इसमें भी तो, ये भी तो स्ट्रॉन्ग है, और चूंकि नाउन की टेंडेंसी ही ये होती है कि वो पहले सिलेबल पर उनको मौका मिले तो वो पहले सिलेबल पर जरूर स्ट्रेस देते हैं। तो चूंकि पहला सिलेबल भी स्ट्रांग है तो इसलिए स्ट्रेस पहले सिलेबल पे आ रही है, बिकॉज दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द नाउन्स। सातवां रूल ये कहते हैं कि अदर टू सिलेबल वर्ड्स सच एज एडवर्ब्स seems to behave like verbs and adjectives. Verb, adjectives और adverbs आप कह सकते हैं कि इनके जो रूल्स हैं वो सेम होते हैं। भाईजान अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इतनी मेहनत को देखते हुए भी, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फिर ज्यादती है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इतनी एफर्ट जो है वो कितनी अच्छी लगती है और आपकी कितनी हेल्प हुई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आपकी कितनी हेल्प हुई, तो मुझे बताया करें। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, थ्री सिलेबिक वर्ड्स। अब आ जाते हैं हम वीडियो के एंड पे, और अब हम थ्री सिलेबिक वर्ड, जो कि ज़्यादा मुश्किल होता है निस्बतन टू सिलेबिक, क्योंकि डेफिनेटली इसमें थ्री सिलेबल्स की बात हो रही होती है। तो सबसे पहले जनाब क्या है कि हमारी एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, और इसके अंदर डेफिनेटली हमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो तो पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सिलेबल्स को। इसलिए मैंने कहा है कि सिलेबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आनी चाहिए आपको उसको सही बोले हुए आना चाहिए। अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं आती, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे बेहतर बनाई जाए, बट अगर आपको आती है तो तभी आप सिलेबल्स को डिवाइड कर सकेंगे। अच्छा जी, रूल्स क्या तरफ आते हैं। इन सिंपल वर्ब्स इफ द फाइनल सिलेबल, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट लेते हैं, इफ द फाइनल सिलेबल इज स्ट्रांग, यानी तीन सिलेबिक में से, तीन सिलेबल वाले वर्ड्स में से अगर फाइनल वाला स्ट्रांग है देन इट विल रिसीव प्राइमरी स्ट्रेस। याद रहे नाउन्स की टेंडेंसी ज्यादा फर्स्ट सिलेबल पे होती है टू सिलेबिक के अंदर। यहाँ पे हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं कि इनकी टेंडेंसी ज्यादातर होगी लास्ट सिलेबल के ऊपर, और लेकिन उसका स्ट्रांग होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग ना भी हो तो भी जो है वो स्ट्रेस वहां पे चली जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है एंटरटेन या रेजरेक्ट। ठीक है, तो एंटरटेन को ही डिस्कस कर लेते हैं। एंटरटेन में हमें जो फर्स्ट सिलेबल मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे एंटरटेन में ये ए साउंड है, एन, और दूसरा मिल रहा है ठ, ये दोनों वीकर हैं, और टेन इसके अंदर आपको ए डिफ्थोंग मिल रहा है। तो डिफ्थोंग औ जो कि नो गो शो वगैरह में आता है, उल्टा ई और वो यू वाला, वो अगर आपका हो तो फिर तो वो स्ट्रॉन्गर में नहीं आता, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ। लेकिन इसके अलावा जो डिफ्थोंग्स होते हैं ये बुनियादी तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी अगर किसी सिलेबल में
ये वाले सिलेबल्स आ जाएं अदर देन औ तो फिर ये स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। और इसी तरह अगर लॉन्ग वाउल्स भी आ जाएं तो वो भी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट क्लस्टर आ जाएगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो जनाब आप देख सकते हैं कि एन पे नहीं प्राइमरी स्ट्रेस, ठ पे प्राइमरी स्ट्रेस नहीं, और ठेन के ऊपर जाकर आपने स्ट्रेस का मार्क लगाया है प्राइमरी। अच्छा याद रहे कि कुछ लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं सेकेंडरी का क्यों नहीं लगा रहा, तो सेकेंडरी स्ट्रेस को मार्क करना लाजमी नहीं होता और ना ही इतना इंपॉर्टेंट होता है। मेजर जो होता है वो आपका प्राइमरी स्ट्रेस होता है। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करनी हो तो आपको, और डिक्शनरीज भी अमूमन आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रेस दिखाती हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी अच्छी डिक्शनरीज जो हैं वो आपको सेकेंडरी स्ट्रेस भी दिखाएंगी, बट मेजॉरिटी जो फोकस होता है वो प्राइमरी स्ट्रेस के ऊपर होता है। अगले रूल को डिस्कस करते हैं। इफ द लास्ट सिलेबल इज वीक, ठीक है ना, अगर तो स्ट्रांग है तो फिर तो जाएगी सीधी सीधी वर्ब के अंदर एंड वाले सिलेबल पे, देन इट विल बी अनस्ट्रेस्ड एंड द स्ट्रेस विल बी प्लेस्ड ऑन द प्रीसीडिंग सिलेबल इफ दैट सिलेबल इज स्ट्रांग। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है, समझिएगा। 3 सिलेबल है तो पहला वर्ब का टेंडेंसी, उसका जो सबसे पहला जो उसकी जाती है ना कि भाई कहाँ होनी चाहिए, तो वो तीसरे सिलेबल पे होती है। लेकिन अगर तीसरा स्ट्रांग नहीं है तो फिर दूसरे पे होगी, और इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा भी स्ट्रांग नहीं है तो फिर पहले पे आ जाएगी। ये बात ज़हन में रख लें, ठीक हो गया। तो स्ट्रांग के बारे में अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अगर पहले वाले जो वर्ब है, तीसरे वाला सिलेबल वो स्ट्रांग है तो फिर उस पे आएगी, फिर दूसरा अगर वो स्ट्रांग है तो फिर उस पे आएगी, ठीक हो गया। सो हमारे पास वर्ड है एनकाउंटर, हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो एन इनकाउंटर बिना पर एनकाउंटर हम कहते हैं अमूमन इनकाउंटर, ठीक है। कुछ इसमें कुछ डिक्शनरीज में आपको ब्रिटिश या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आपको ये भी मिलेगा साउंड, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो कुछ इस तरह करके लिखा जाता है, ऐसे करके यूं करके लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहरहाल इन मैंने लिखा, तो इन हमारा पहला सिलेबल है और खाऊं दूसरा सिलेबल है और ठा हमारा तीसरा सिलेबल है। अब आप देख सकते हैं कि तीसरा सिलेबल में शो साउंड है, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि शो साउंड वाला जो सिलेबल होगा वो सबसे वीक सिलेबल होता है, और इस शो वाले सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं आ सकती। ये बात ज़हन में रख लें, ठीक हो गया। यानी एक ये तो ऐसा सिलेबल है कि जिसके बारे में आप 100% कह सकते हैं कि इस पे स्ट्रेस नहीं आ सकती, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो तीसरा सिलेबल वीक था तो पीछे मुड़कर देखा तो दूसरे सिलेबल में मौजूद था आउट डिफ्थोंग, तो डिफ्थोंग आ गया तो डेफिनेटली इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर वन, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग द स्ट्रेस मार्क हियर। आगे बढ़ते हैं। इफ बोथ द सेकंड एंड द थर्ड सिलेबल आर वीक देन द स्ट्रेस फॉल ऑन द इनिशियल सिलेबल। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, तो एग्जांपल को देख लेते हैं। तो हमारे सामने एग्जांपल है पैरोडी, जो हम पैरोडी कहते हैं ना, तो एग्जैक्टली द प्रोनाउंसिएशन इज पैरोडी। तो आप देख सकते हैं कि डी शॉर्ट ई भी बहुत वीक सिलेबल होता है। फिर शुआ वाला सिलेबल है र, ये भी वीक है, तो फिर डेफिनेटली स्ट्रेस हमें फर्स्ट सिलेबल पर डालना होगी, फै वाले सिलेबल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। तो जनाब फोर्थ नंबर पे हमारे पास है नाउन्स। नाउन्स के बारे में क्या है कि नाउन रिक्वायर्स अ स्लाइटली डिफरेंट रूल। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि नाउन थोड़े डिफरेंट करते हैं, यानी वर्ब और इजेक्टिव और आपका जो एडवर्ब है वो 2 सिलेबिक में बिल्कुल सेम रूल्स हैं, और यहाँ 3 सिलेबिक में जो नाउन्स हैं वो उसी तरह जैसे 2 सिलेबिक में डिफरेंट था यहाँ पर भी है। द जनरल टेंडेंसी इज फॉर स्ट्रेस टू फॉल ऑन द फर्स्ट सिलेबल अनलेस इट्स वीक। अब आपको याद कर लेना चाहिए, अब तक किसी ने पूरा लेक्चर देखा है ना तो बड़ा खुशकिस्मत बंदा है, क्योंकि हम लोग बहुत भागम भाग दुनिया में चल रहे हैं, और हमें जो 5-10 मिनट वाले व्यूज़ हासिल करने के लिए मैं देखता हूँ लोगों के 10-10 मिनट में टॉपिक्स डिस्कस किए, माशाल्लाह उनके 1.5 2-2 लाख व्यूज़ हैं। तो कभी अल्लाह ताला हमें भी वहाँ पर पहुँचा देगा, लेकिन चूंकि हमारी नीयत तो भाई ये है कि आपको टॉपिक समझाना है। व्यूज़ तो अल्लाह ताला देगा हमें, बट टॉपिक समझाना हमारी प्रायोरिटी है। तो सिर्फ वीडियो के मिनट्स को देखकर आप साइड पे ना हो जाया करें, ये देखा करें कि इस बंदे ने समझाया क्या है आपको। फाइन। सो नाउन्स के बारे में आपको अभी अब आप एक चीज कंक्लूड कर लें कि नाउन्स और वर्ब्स में एक चीज कॉमन है। वो क्या है कि नाउन्स की प्रेफरेंस होती है फर्स्ट सिलेबल, और वर्ब्स की प्रेफरेंस होती है लास्ट सिलेबल, यानी स्ट्रेस के ऊपर, ठीक हो गया। और अगर उनका लास्ट वर्ब का स्ट्रांग होगा तो वो पिछले पे आ जाएंगे, और नाउन का फर्स्ट सॉरी ना अगर वर्ब का फर्स्ट लास्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो वो फिर पीछे आएंगे। और इसी तरह नाउन्स की चूंकि प्रेफरेंस है कि फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस आनी चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट सिलेबल स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर वो आगे जाके सेकंड या फिर आगे जाके थर्ड सिलेबल पे जाएंगे। तो इसको आप समझ लें तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इन स्ट्रेस रूल्स को याद रखने में। तो जनाब हमारे पास वर्ड है क्वांटिटी।
ठीक है। तो क्वांटिटी के अंदर क्या है कि आपका यानी प्रेफरेंस है नाउन की फर्स्ट सिलेबल पे। अगर हम इसको देखें तो खौन, खौन ये हमारा पहला सिलेबल है, ठीक है, और टी दूसरा है और टी तीसरा है। तो ये दोनों जो थे ये वीकर थे, तो ये वैसे ही स्ट्रांग था। तो चूंकि ये वैसे ही स्ट्रांग था कॉन्स्टेंट क्लस्टर की वजह से, तो इस वजह से भी नाउन तो पहले ही तैयार बैठा है कि अगर फर्स्ट सिलेबल मेरा स्ट्रांग हो तो बस मैंने वहीं पे ही प्राइमरी स्ट्रेस देनी है। इसके बाद इन वर्ड्स विद अ वीक फर्स्ट सिलेबल, लेकिन अगर आप फर्स्ट सिलेबल वीक हो तो फिर क्या होगा? द सिलेबल स्ट्रेस विल बी टू द नेक्स्ट सिलेबल। तो कैसे है? डिजास्टर। तो यहां पे अब आप पहला सिलेबल देखें डी, ये शॉर्ट ई है, और मैंने आपको पहले बताया है कि जो अ साउंड है ये उ साउंड है, और या फिर ई साउंड है। ये तीनों बहुत वीक साउंड सिलेबल के अंदर आते हैं। अगर हम दूसरा देखें तो जा है, यानी इसमें आ साउंड है विद 2 डॉट्स, ठीक है। और फिर से कहूंगा, अगर आपको ये सिंबल्स का नहीं पता तो प्लीज आप ऑल 44 साउंड्स वाली वीडियो को भी देखें, और शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल्स को भी देखें, और कॉन्सोनेंट टेबल को भी देखें, ताकि आपको सिलेबल्स का आपको आपकी कम से कम ट्रांसक्रिप्शन तो बेहतर हो। सो डिजास्टर ये दूसरे वाला स्ट्रांग है सिलेबल, इसी वजह से इसके ऊपर हमने स्ट्रेस दिया। इसके अलावा पोटैटो, तो पोटैटो में हमारे पास पहला सिलेबल में वैसे ही शो आ रही है, तो ठई जो दूसरा है वो डिफ्थोंग वाला आ गया, तो डिफ्थोंग वाला स्ट्रांग होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्ट्रेस मार्क मिल रहा है। When a three syllable noun has a strong final syllable, that syllable will not usually receive the main stress. Interestingly, यानी कि हमने ये पढ़ा था वर्ब के अंदर कि अगर वर्ब हमारा तीसरा उसका स्ट्रांग है तो तीसरे पर स्ट्रेस होगी, तीसरा नहीं स्ट्रांग तो दूसरे पर होगी, दूसरा नहीं स्ट्रांग तो पहले पर आएगी। लेकिन यहाँ नाउन्स वाले ये नहीं कर रहे, नाउन वाले कह रहे हैं कि पहला स्ट्रांग है तो पहले पे लगेगी, दूसरा स्ट्रांग है तो फिर दूसरे पे लगेगी, यानी पहला वीक हो गया दूसरा स्ट्रांग हो गया। लेकिन अगर तीसरा स्ट्रांग है भी सही तो देयर आर यूजुअली चांसेस कि वहां पर स्ट्रेस नहीं होगी, यानी टेंडेंसी नहीं है नाउन की टू पुट अ स्ट्रेस मार्क या प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द लास्ट सिलेबल। सो इंटेलेक्ट, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एंड दिस एग्जांपल शुड बी अंडरस्टूड कि इंटेलेक्ट में हम देखते हैं कि पहला है इन, और मैंने आपको बताया था कि शो साउंड वाला सिलेबल पे स्ट्रेस तो किसी सूरत भी नहीं आ सकती, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको किसी सिलेबल के बारे में ये नहीं कहा कि उसके ऊपर कभी भी स्ट्रेस नहीं आ सकती। तो शॉर्ट ई जो है अगरचे कि वो एक वीकर है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि नाउन अगर हो और वो 3 सिलेबिक हो और उसके अंदर आपको फर्स्ट 2 जो हैं वो दोनों वीकर मिलेंगे, तो फिर देखना पड़ेगा कि अगर तो शो साउंड आ रही है फर्स्ट पे तो फिर फर्स्ट पे तो ऑफ कोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर शो के अलावा कोई भी वीक साउंड आ रहा है तो यूजुअली हम तीसरे, भले वो स्ट्रांग हो, जैसे कि लेक्ट जो है वो उसके अंदर आपको खर्टा यानी कॉन्सोनेंट क्लस्टर मिल रहा है, और कॉन्सोनेंट क्लस्टर वाला क्या होता है? स्ट्रांग होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं? फर्स्ट सिलेबल पे। और इसके अलावा एडजेक्टिव सीम्स टू नीड द सेम रूल टू प्रोड्यूस स्ट्रेस पैटर्न्स। एडजेक्टिव का पहले भी बता चुके हैं कि एडजेक्टिव जो हैं वो तकरीबन सेम रूल्स की तरफ आते हैं, और हम पिछले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि सॉरी, ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन से मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पीछे हमने पढ़े थे वर्ब, जो 2 सिलेबिक थे वहाँ पे वर्ब और नाउन आपस में मिल रहे थे, वर्ब एडजेक्टिव सॉरी आपस में मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव मिल रहे हैं। तो जनाब दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेस पैटर्न। आई नो कि 43 मिनट्स हो गए हैं, और ये बहुत लंबा टॉपिक इसलिए हुआ कि मुझे आपको बहुत अच्छी तरह ये टॉपिक समझाना था। इंशाल्लाह ताला अगर आप कभी भी इस टॉपिक को, इस पूरी वीडियो को देख बैठे हैं तो एक अगेन भाई साहब आपको सलूट मार रहे हैं, मैडम जी आपको सलूट मार रहे हैं, और आप प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा कि आपने ये सारी की सारी वीडियो देखी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।